हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और दोस्तों, आज हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। आज से जो अपनी क्लासें हैं पॉलिटी के रिवीजन की शुरू होंगी, ठीक है नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, एक जो है चित्रों के माध्यम से पॉलिटी का शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम रिवीजन करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्लासें बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, चाहे आप मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए खासकर PCS तक का जो एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, या टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पैट हो, सही है नहीं, सेट हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें आपके पास GS का पोर्शन आता है, तो उसमें पॉलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपके ये जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, उसके माध्यम से आप पॉलिटी के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम बड़े अच्छे तरीके से जो है चित्रों के माध्यम से पॉलिटी को हम कवर कर लेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगे, आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों का भी भला हो जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास को। पॉलिटी में जो फर्स्ट आपके पास है पढ़ा जाता है वो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ा जाता है कि भारत में जो आपके पास संविधान डेवलप हुआ उसका जो शुरुआती डेवलपमेंट था वो किस प्रकार था, ठीक है नहीं। तो हम कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम है उन्हें पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया उसके अधीन जो संवैधानिक सुधार हुआ उसे हम देखेंगे, ठीक है नहीं। शुरुआत करते हैं आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत पर कंपनी प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर बंगाल पर अधिकार कर लेती है। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद कंपनी जो है धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रही है। ऐसे में जो ब्रिटिश सरकार है अब कंपनी की गतिविधियों पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करती है और उसी को ध्यान में रखते हुए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? प्रमुख विशेषता ये है कि कंपनी इस एक्ट को क्यों लेकर आई है कि जो कंपनी में आपके पास जो ब्रिटिश संसद इस एक्ट को लेकर आई है क्योंकि कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको दूर करना है, पहला उद्देश्य। दूसरा, जो कुप्रशासन आपके पास था उसे दूर करना है। तो ये मुख्य उद्देश्य थे इस एक्ट के, ठीक है नहीं। इसमें प्रावधान क्या किए गए? प्रावधान ये किए गए तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कंपनी की जो 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बम्बई और बंगाल, ठीक है नहीं। तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को अब आपके पास कलकत्ता की जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर दिया गया, ठीक है नहीं। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है नहीं, बंगाल का जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल, मतलब पूरे भारत का नहीं, आपके पास बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल बोले जाने लगा। और ऐसा जो पहला गवर्नर था आपके पास वो कौन था? आपके पास वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये पहला जो है गवर्नर जनरल था बंगाल का। ये ध्यान कर लेना, बंगाल का, ठीक है नहीं, पूरे भारत का नहीं, बंगाल का। और इसी एक्ट के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 उसके तहत ही कलकत्ता में आपके पास 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और एलिजा इम्पे इसके न्यायाधीश बनते हैं। एलिजा इम्पे, ठीक है नहीं, ये आपको याद रख लेना है थोड़ा सा। एलिजा इम्पे न्यायाधीश बनते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय खोला गया कलकत्ता में उसके न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपके पास पिट्स इंडिया एक्ट 1774, ठीक है नहीं। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे आपके पास? कंपनी अब सरकारी नियंत्रण करना चाह रही है, आपके पास सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करना चाह रही है, ठीक है नहीं। कंपनी के जो भी मामले हैं उस पर ब्रिटिश सरकार अब सरकारी नियंत्रण में वृद्धि करना चाह रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के व्यापार में तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, ठीक है नहीं, व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे? क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए
क्योंकि देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत समझना जरूरी है। एक तो पहला क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है ना। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोले जाने लगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, किस एक्ट के तहत मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनकर आता है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब की गई, 1774 में। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। तो ऐसा करके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके पीसीआर लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद कंपनी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत और ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों पर और ज़्यादा नियंत्रण करना चाह रही है, और कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उन्हें अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक कार्यों को राजनीतिक कार्य से अलग किया गया, तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1774 इसके तहत, ठीक है नहीं। उसके बाद और क्या किया गया, 1774 जो एक्ट था उसके तहत, ठीक है नहीं। एक दो बातें और हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, और क्या किया गया आपके पास। जैसे इसमें हम देखेंगे जो 1784 का, ठीक है नहीं, 1784 का एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। इसका एक प्रावधान ये था कि द्वैध शासन लाया गया। इसमें नोट कर लेंगे आप कि द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। द्वैध शासन किस हिसाब से, कि आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के हेड होते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ एक पॉइंट लिख लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, यानी कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं उसे आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के आपके पास डायरेक्टर थे वो देखेंगे, और जो राजनीतिक कार्यों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी। तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और किस एक्ट के तहत भारत में शुरुआती स्तर पर द्वैध शासन लाया गया, तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। और आपके पास राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया कंपनी के, ठीक है नहीं। तो ये इसमें आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद हम चलते हैं आपके पास नेक्स्ट एक्ट पर। अगला एक्ट आता है 1786 का जो अधिनियम है, ठीक है नहीं। इसमें आपके पास एक दो बातों को याद रखना है कि गवर्नर जनरल अब क्या काम कर सकता है, विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णयों को लागू कर सकता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनकर आया, ये याद रख लेना, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनकर आता है, और ये सैनिक और असैनिक पूरे अधिकार लेकर आता है। ये अपनी परिषद के निर्णयों को पलट भी सकता था और अपने निर्णयों को लागू भी कर सकता था। इतना ही इसमें आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। 1786 का जो अधिनियम था उसमें आपको इतना ही याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस एक्ट के थ्रू मतलब फुल पावर लेकर आया, सैनिक और असैनिक, और ये अपनी परिषद के निर्णयों को पलट भी सकता था और अपने निर्णयों को लागू भी कर सकता था। क्वेश्चन यही आता है कि किस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जो संपूर्ण शक्ति लेकर आया, सैनिक और असैनिक, तो 1786 का अधिनियम, ठीक है नहीं। और किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल जो है वो परिषद के नियम को मतलब पलट सकता था या बदल सकता था, तो आपके पास 1786 के एक्ट के तहत। इस टाइप से आपको याद रखना है। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1813 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से कि एक तो ये है कि जो कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कंपनी का जो भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया। ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति आकर भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय और चीनी के व्यापार को पर कंपनी का ही अधिकार रखा गया, यानी कंपनी चाय के व्यापार केवल कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार भी केवल कंपनी करेगी।
बाकी कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे आपके पास समाप्त कर दिया गया। और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राज्यों का नियंत्रण किसके पास रहेगा? कंपनी के पास रहेगा। ठीक है नहीं, ये आप कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिया गया। ठीक है नहीं। और पहली बार इस एक्ट में सबसे विशेष बात ये थी कि पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, फर्स्ट टाइम। ठीक है नहीं, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और एक एक्ट में ये भी बात थी कि भारत में अब आपके पास ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति, तो ये भी याद रखना है आपको। ये 1813 का जो एक्ट था उसमें ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति भी दे दी गई। तो ये 3-4 मोस्ट पॉइंटर। ये तो क्वेश्चन कई बार आता है कि किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई? चार्टर एक्ट 1813। और किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया? 1813 एक्ट के तहत। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है आपका, ये हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। तो संवैधानिक विकास में हम भारत के संविधान के निर्माण से पहले भारत का जो एक प्रकार से जो ब्रिटिश शासन था वो किन एक्ट के माध्यम से चलेगा, जो यहाँ शासन प्रशासन की क्रियाएं होंगी किस माध्यम से चलेंगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। एक आपके पास चार्टर एक्ट आता है 1833। इसमें क्या है, कंपनी के जितने भी व्यापारिक जो अधिकार थे उसे सब समाप्त कर दिए। यानी भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकती है। ठीक है नहीं, राजनीतिक कार्य ही कंपनी कर सकती है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसा गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट था विलियम बेंटिक। ये संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। और किस मतलब अधिनियम के तहत या एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत में ख़त्म किया गया? तो आपके पास 1833 एक्ट के तहत। अगर पूछा जाए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में ख़त्म कब किया गया, तो 1813 बोलेंगे। लेकिन संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म किया गया? 1833 में। ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और गवर्नर जनरल की मतलब जो परिषद सदस्य होती, मतलब परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक कानून के जानने वाले व्यक्ति को, ठीक है नहीं, जगह दे दी गई विधि सदस्य को। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और आगे जो है इनकी अध्यक्षता में ही, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। पहला विधि आयोग का निर्माण या गठन। ठीक है नहीं, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला जो विधि आयोग है वो किसके आपके पास अध्यक्षता में गठित हुआ? तो ये आपके पास अध्यक्षता में गठित हुआ गठन लॉर्ड मैकाले। ठीक है नहीं। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कानून बनाने के अधिकार है उन्हें छीन लिया गया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो समूचे भारत का गवर्नर जनरल था और वह समूचे भारत के लिए कानूनों को बना सकता है। ठीक है नहीं, तो ये इसमें एक बार फिर देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एक्ट है कि कंपनी के जो वाणिज्यिक अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया पूरे भारत में। और चीन और चाय के साथ जो व्यापार, चाय के लिए का जो व्यापार होता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक कार्य कर सकती थी कंपनी केवल। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यही क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, इस टाइप से। और गवर्नर जनरल की परिषद में पहले विधि सदस्य को शामिल किया गया। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग का गठन हुआ। और मतलब आपके पास बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। अब ये बंगाल का जो गवर्नर है वही उनके लिए कानून बनाएगा। ठीक है नहीं, आगे बढ़ेंगे। आपके पास अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853।
इसमें क्या है आपके पास, जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उनके पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। अब वेतन कौन देगा, सरकार के द्वारा ये वेतन निश्चित किया गया। और वेतन कौन देगा, धन देगी कंपनी, ठीक है नहीं। और डायरेक्टरों की संख्या वो 24 से घटाकर 18 कर दिया गई। और 18 में भी 6 सदस्य जो है वो ब्रिटेन क्राउन यानी कि ब्रिटेन का जो राजा या रानी होगा वो मनोनीत करेगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा कि किस एक्ट के तहत जो आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन निश्चित किया गया, इस टाइप से बन सकता है। या ये बोलेगा किस एक्ट के तहत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है नहीं, या इस टाइप से बोलेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये आपके पास 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ उसके बाद ये अधिनियम आता है, ठीक है नहीं। और व्यापक परिवर्तन किए गए भारत में जो कंपनी के प्रशासन में। पहला जो परिवर्तन हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को भंग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को भंग कर दिया गया। मेरी आवाज़ को, मेरी मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते रहें। और अब जो है भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत का जो प्रशासन था वो कंपनी से छीनकर अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। अब सीधा जो भारत का शासन होगा वो रानी करेगी आपके पास ब्रिटेन की, या मतलब राजा जो भी होंगे, ठीक है नहीं, सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाया गया। और ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, ठीक है नहीं। यानी कि एक प्रकार से अब सीधा संचालन भारत में प्रशासन का वो ब्रिटिश सरकार के माध्यम से होगा। और भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को भंग कर दिया गया। और इनके समस्त अधिकार जो है किसे दे दिए गए, भारत के लिए एक सचिव की नियुक्ति की गई। सचिव और उसकी परिषद, ठीक है नहीं, भारत राज्य का सचिव और उसकी परिषद जो है भारत से संबंधित जो भी आपके पास प्रशासन से संबंधित या राजनीतिक फैसले लेंगे, ठीक है नहीं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये की गई, अब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे एक नया नाम दिया गया, वायसराय, ठीक है नहीं। और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखना है आपको, कैनिंग, ये पहला वायसराय था, ठीक है नहीं। अब ये सीधा किसे रिपोर्ट करेगा, ये सीधा रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश जो क्राउन होगा उसे, ठीक है नहीं, ब्रिटिश सरकार को सीधा रिपोर्ट करेगा। अब कंपनी के डायरेक्टर से इसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बंद कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बंद कर दिया गया। यानी जो द्वैध शासन की प्रक्रिया 1784 के एक्ट से लाई गई थी वो खत्म कर दी गई। अब भारत का सीधा शासन जो है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। और भारत में जो पहला वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना, ठीक है नहीं। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब ब्रिटिश शासन के अधीन जो अधिनियम आए उन्हें हम देखेंगे। तो पहला आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है नहीं। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। तो इसमें क्या था कि जो वायसराय है उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा मिली, ठीक है नहीं। और अध्यादेश लागू रहने की जो टाइम था वो कितना था, 6 माह। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के थ्रू मिली, तो 1861 अधिनियम के तहत। वायसराय की जो परिषद को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, ठीक है। वायसराय की परिषद कानून बना सकती थी। और लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली को शुरू किया। विभागीय प्रणाली का मतलब मंत्रालय के मतलब सब शासन चलना था। और पोर्टफोलियो, इसे बोला जाता है कि क्वेश्चन बनता है कि भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। तो भारत इसने जो है मंत्रालयी जो व्यवस्था है, जो आप देखते हो अब विभिन्न जो आपके पास प्रशासन से संबंधित मंत्रालय होते हैं, तो ये शुरुआती जो स्तर पर शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है नहीं। ये अपने आप में बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अब बम्बई और मद्रास प्रांतों को, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार पुनः वापस कर दिया गया। वो अपने लिए कानून बना सकते थे और उसमें संशोधन कर सकते थे। यानी कि एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, ठीक है नहीं। जो कानून अधिकार लिए गए थे उनसे कानून बनाने के वो वापसी कर दिए गए। तो क्वेश्चन में कई मतलब इसमें एक्ट में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं।
आप देख लेना इसे, ठीक है नहीं, अच्छे से। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1892 का, 1892 का जो अधिनियम आया उसे पढ़ेंगे। इसमें क्या था आपके पास, विधान परिषद में जो भी बजट पास होता था, अब जो विधान परिषद के सदस्य हैं उस पर विचार प्रकट कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करना का जो प्रावधान है किस एक्ट के थ्रू लाया गया, तो 1892 के तहत। और सार्वजनिक हित का अगर कोई मामला है तो विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर उस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी कि 6 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, और आप सार्वजनिक जो मामला है, कोई मतलब लोक मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, तो उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है नहीं। और निर्वाचन पद्धति, सीमित अर्थों में थोड़ा बहुत निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। तो यही 2 क्वेश्चन मोस्ट बनकर आते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद एक एक्ट आता है आपके पास, इसमें जो 1892 का एक्ट है, इसमें बस एक बात और लिख लेना, जैसे ये लिखा हुआ है कि विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें एक लिख लेना, विधान परिषद का विस्तार। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस एक्ट के तहत विधान परिषदों का विस्तार किया गया, तो 1892 एक्ट के तहत विधान परिषद का आपके पास विस्तार किया गया। उसके बाद अब महत्वपूर्ण एक्ट शुरू हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऊपर वाले भी एक्ट जो मैंने आपको बताए तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके पास आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे माल्य मिंटो सुधार भी कहा जा रहा होता है। उस समय माल्य जो है ये मतलब राज्य सचिव थे भारत के लिए, और मिंटो जो है वो आपके पास वायसराय थे, ठीक है। और इसमें सबसे विशेषता ये रही, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, यानी मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है नहीं, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को किस एक्ट के थ्रू लागू किया गया, ठीक है, 1909 के माल्य मिंटो सुधार 1909। और आपके पास इस अधिनियम के संदर्भ में जो विभिन्न मत कहे गए, जैसे गांधी जी ने कहा था इस के संदर्भ में कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को पृथक जो निर्वाचन मतलब आपके पास का अधिकार दे दिया गया, उससे भारत में जो है एक जो फूट डालो राज करो की नीति का प्रारंभ हुआ, और मुसलमान और हिंदुओं के मध्य जो है खाई को बांटने का काम किया गया, ठीक है। और रैमजे मैकडोनाल्ड, ये आपके पास इन्होंने एक कथन कहा था कि ये सुधार जो है प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो अगर क्वेश्चन कभी बनका जाए कि गांधी जी ने किस एक्ट को के बारे में कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, तो माल्य मिंटो सुधार 1909, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और मेन चीज़ यही थी कि इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, मुस्लिमों को जो है अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए मुस्लिमों को, अब केवल मुस्लिमों को, मुस्लिम ही लोग आपके पास मतलब चुनाव में भी मुस्लिम खड़ा हो सकता है और वोट भी उसे मुस्लिम ही दे सकते हैं, ठीक है नहीं। और एक बात और इसमें याद रख लेना, 1909 का जो एक्ट है इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र यहाँ और थोड़ा याद रख लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसाद सिन्हा, ये पहले सदस्य थे जो आपके पास विधि सदस्य के रूप में वायसराय की परिषद में शामिल हुए, यानी कि विधि सदस्य के रूप में पहले भारतीय थे ये ऐसे सदस्य के रूप में वायसराय की परिषद में शामिल। ये आपको याद रखना है, पहले सदस्य यही थे। अगर पूछा जाए आपके पास कि कौन से पहले सदस्य थे जो वायसराय की परिषद में शामिल हुए, कार्यकारिणी परिषद में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में, ठीक है नहीं, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत ही। उसके बाद आएगा आपके पास भारत सरकार अधिनियम 1919, काफ़ी मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है नहीं।
तो नाम क्या है, इसे मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। ये सचिव थे भारत के संदर्भ में मॉन्टेग्यू, और ये वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। और पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। द्वैध शासन का मतलब एक चुनी हुई सरकार रहेगी और एक जो है कार्यकारिणी परिषद रहेगी वायसराय की, जिसके माध्यम से शासन किया जाएगा, ठीक है नहीं, द्वैध शासन, यानी एक तो चुनी सरकार के माध्यम से और एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से शासन किया जाएगा, ठीक है नहीं। और इन आपके पास इन्हें विषय, जो चुनी हुई सरकार है वो हस्तांतरित विषय पर कानून बना सकती है चुनी हुई सरकार, और ये परिषद जो है वो आरक्षित विषय पर कानून बना सकती है। जो महत्वपूर्ण आपके पास जो एरिया था वो तो अंग्रेजों ने ले लिया, जैसे वित्त विभाग है वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, भूमि से संबंधित कोई मामला है, सेना से संबंधित कोई मामला, सुरक्षा से संबंधित, ये सारे विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो ब्रिटिश जो कार्यकारिणी परिषद है उन्होंने अपने पास रखे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो आपके पास जहाँ पर ज़्यादा जनता के लिए काम करना होता है, ये चुनी हुई सरकार को दिए गए। लेकिन वित्त विभाग इनके पास था, पैसा यहाँ से लेना पड़ता था। तो कुल मिलाकर ये जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे वो चुनी हुई सरकार की बात को मानते नहीं थे। लेकिन भारत में पहली बार जो द्वैध शासन लागू किया गया सही रूप से, यानी कि उत्तरदायी शासन की जो शुरुआत हुई, ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई। दो मतलब आपके पास प्रांतीय विषयों को दो विषयों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई सरकार का था, और जो आरक्षित विषय थे उन पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का, यह आपको याद रखना है। और ये जो आपके पास सुधार आया वो मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और इसमें एक व्यवस्था की गई थी इसी में कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन होगा, आयोग का गठन, जो आपके पास ये जो संवैधानिक सुधार है इस पर अपनी रिपोर्ट देगा। तो लेकिन 10 वर्षों से पहले ही आपके पास 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो चुका था। ये जो संवैधानिक सुधार हुआ 1919 का, ये चेक करने के लिए कि ये अब सही भी है या लोग इससे खुश भी हैं कि नहीं है, या कहाँ तक इसने संवैधानिक विकास को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही भारत का जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो है इसी से लिए गए हैं, और भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत हद तक इस पर निर्भर है। इसमें क्या, एक संघीय लोक सेवा आयोग, यानी कि जो संघ में एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की जा रही है। अखिल भारतीय स्तर पर संघ बनेगा भारत का, जिसमें ब्रिटिश राज्य शामिल होंगे, कौन से ब्रिटिश राज्य, और रियासतें शामिल होंगी, रियासतें, उन्हें मिलाकर एक संघ बनेगा। और अब द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर, प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया, और प्रांतों को थोड़ा और जो है इंडिपेंडेंस मतलब दे दी गई, आपके पास स्वायत्तता दे दी गई, और उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई प्रांतों में, ठीक है नहीं, दोहरे शासन के स्थान पर, यानी सरकारों को अब कुछ अधिकार ज़्यादा दे दिए गए, ठीक है नहीं। उसके बाद और इसमें क्या याद रखना है, और इसमें ये याद रखना है कि सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन था जो आपके पास मुस्लिमों तक था आधारित आपके पास, अब वो निर्वाचन जो है अन्य वर्गों को भी दे दिया गया, ठीक है नहीं। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है आपके पास वो अन्य वर्गों को भी दे दिया गया, उसका भी विस्तार किया गया। उसके बाद भारत के जो वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार क्या है, ये ही अधिनियम है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत के संवैधानिक ढांचे का जो आधार है वो कौन सा अधिनियम है, तो आपके पास अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है नहीं, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद
केंद्रीय विधानमंडल यानी द्विसदनीय केंद्रीय विधान, केंद्र में द्विसदनीय आपके पास विधानमंडल होगा। शक्तियों का विभाजन, प्रांतों को और केंद्र को बांट दिया गया, ठीक है नहीं, प्रांत अपने विषयों पर कानून बना सकते हैं और केंद्र अपने पर। और एक फेडरल न्यायालय जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो, संघीय न्यायालय, उसकी भी गठन की बात की जा रही है। 1937 में उसका भी गठन हो चुका, ठीक है नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात, ठीक है। और इसी के तहत ही भारतीय आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना वो भी इसी के तहत हुई आपके पास, इधर इस अधिनियम के तहत ही। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की भी स्थापना हुई और 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। और यूपीएससी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसकी भी स्थापना हुई, ठीक है नहीं, ये भी आपको याद रखना है। और केंद्र के लिए यूपीएससी और राज्यों के लिए आपके पास जो राज्य मतलब संघ लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई। और एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है नहीं, ये भी प्रावधान इसमें किए गए। अब इस आपके पास अधिनियम के संदर्भ में कुछ विचार हैं। जैसे गांधी जी का कथन क्या था, एक कार है, ब्रेक मतलब कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि हमें कार तो है, ये कार है जिसमें ब्रेक तो हैं बहुत, यानी कि ब्रेक है आपके पास लेकिन इंजन नहीं है। ये गुलामी का अधिकार है, दास्ता का आज्ञा पत्र है और अनुदेश प्रपत्र है। ये सारी बातें जो है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में बोली। ये आपको याद रखने वाली बात है कि किसने बोला, आपके पास जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में बोला कि ये कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, या किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार कहा, दास्ता का आज्ञा पत्र का। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो अधिनियम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट है और भारत के संविधान में 1950 में और भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज़्यादा काफ़ी प्रावधानों को जो है वो शामिल कर दिया गया, इसलिए भारतीय संविधान का आधार स्रोत है, ठीक है नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था उसमें इस अधिनियम को अस्वीकृत कर दिया, ठीक। उसके बाद आता है आपके पास भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ, इसमें यह कहा गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कि भारत का दो डोमिनियन स्टेट में आपके पास डिवाइडेशन किया जाएगा, दो स्वतंत्र अधिराज्यों में स्थापना की जाएगी और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतें भी अब ब्रिटिश संप्रभुता से उनके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। अब उनकी मर्जी है चाहे वो पाकिस्तान में मिलें या फिर हिंदुस्तान में मिलें। और एक दोनों राज्यों के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा जो संविधान निर्मात्री सभाएं हैं, और वो दोनों देशों के लिए मतलब भारत की भारत के लिए संविधान बनाएगी और पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए बनाएगी, ठीक है नहीं। और दोनों जो राज्य हैं भारत पाकिस्तान वो ब्रिटिश राज्य मंडल से अलग हो सकते हैं। ब्रिटिश राज्य मंडल का मतलब कि ब्रिटिश जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने शासन किया था तो वो उसकी जो सर्वोच्च अधिकारिता जो है वो ब्रिटिश को मानेंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान को दोनों को अधिकार दे दिया कि आप ब्रिटिश राज्य मंडल से अलग भी हो सकते हो। भारत के सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान के लिए जब तक उनका संविधान नहीं बन जाता गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए बोला गया, और गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी, ये भी ध्यान कर लेना। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा मतलब आपके पास की गई थी, और उधर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है नहीं। तो ये भी ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये 1935 का अधिनियम काफ़ी मौजूद था, इसे अच्छे से आप पढ़ लेना, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, ठीक। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार कर लेते हैं। कुछ एक बात और इसमें याद रख लेना कि भारत की जो संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। कैबिनेट
मिशन द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन द्वारा, ये याद रख लोगे। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन पर आपके पास निगाह डालते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई, कौन ने कराया था सैनिक असैनिक शक्तियां, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है नहीं, जो समूचे भारत का गवर्नर जनरल था, समूचे भारत के लिए कानून बना सकता था। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई, यानी कि भारतीय प्रतिनिधि भी कानून निर्माण में भाग ले सकते थे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और उसके बाद बर्मा भारत से कब अलग हुआ, 1937 में, यानी आज का जो म्यांमार है उस समय का बर्मा था, और ये भारत से जो है 1935 के अधिनियम में ये बात थी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ठीक है नहीं, तो ये 1933 में ये अलग हो गया। उत्तरदायी शासन किस अधिनियम के तहत जिक्र आया, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संविधान सभा की क्या मांग थी, किसने की सर्वप्रथम मांग, ठीक है नहीं, स्वराज पार्टी ने 1934 में। और संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एम.एन. रॉय। ये एक आपके पास कम्युनिस्ट नेता थे, 1934 में इन्होंने संविधान सभा के गठन के लिए सर्वप्रथम बोला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब बोला संविधान सभा के गठन के लिए, 1934 में। और भारतीय संविधान सभा चुनी कब गई, किस टाइप से चुनी गई, सीधा उसके चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुई, यानी कि आपके पास 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया, यानी जनता ने सीधे वोट नहीं किया बल्कि 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक व्यक्ति को चुना गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया संवैधानिक विकास। अब कल मतलब हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में, लेकिन उससे पहले जो बैकग्राउंड है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, या कंपनी भारत में किस प्रकार शासन करती थी, और भारतीय संविधान में ज़्यादातर भाग कौन से अधिनियम से है। भारत सरकार 1935 अधिनियम के ज़्यादातर जो है आपके पास अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत टाइम तक उसी प्रशासनिक व्यवस्था का अंग था, और हम लोगों को भी उसी का अनुभव भी था, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको मेरी क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको कुछ सीखने मिला है, ठीक है नहीं, वन डे एग्जाम के लिए सॉलिड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।